गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, जल्दी से मुझे बता दीजिए सबसे पहले। ये देखो, मुझे पता था आप लोग किसी के सगे नहीं भाई। जब क्लास मेरी लगातार चल रही थी तो आपको साइंस की क्लास चाहिए थी, इकोनॉमी की क्लास चाहिए थी, और फिर जब हमने साइंस और इकोनॉमी की क्लास लगा दी 2-3 दिन, तो अब देखो बड़े दिनों के बाद आए हैं। रोज हिस्ट्री पढ़ाइए, रोज पॉलिटी पढ़ाइए। आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान भी नहीं कर सकता, इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं सारे लोग। जल्दी से मुझे बताइए लास्ट क्लास में हम कहाँ पर थे और हम क्या पढ़ रहे थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने कांग्रेस सेशंस जो है वो कंप्लीट किए थे, बिल्कुल सही। हिस्ट्री स्पेशल में वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वो किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस के मेंस में जाकर आपसे डायरेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होगी तो वहां पर आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास। इसके अलावा कहीं पर कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए वो जीएस स्पेशल बैच में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कभी नहीं कराता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर ज्यादा पढ़ाने का बिल्कुल नहीं है, सही पढ़ाने का, और वो पढ़ाने का है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी की कोई लिमिट नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये लो, हिटलर के बारे में बता दीजिएगा। क्यों भाई, रिश्तेदार है तुम्हारा हिटलर या आप खुद हिटलर बनना चाहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो मैंने आपको बताया था 1885 से लेकर 1947 तक का पार्ट है, जिसमें हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें हमने शुरुआत की थी कांग्रेस की स्थापना होने से पहले जो राजनीतिक दल बने थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके अलावा हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की थी, कांग्रेस के इनिशियल जो सेशंस थे उनके बारे में बात की थी। इसके अलावा जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में भी हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। और अब हम पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जो महत्वपूर्ण इंसिडेंसेस इस पीरियड में हुए हैं उनके बारे में। पूरा का पूरा टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट कहलाएगा, लेकिन इसको हम अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला ही जो चरण है, जो सबसे पहला ही फेज है, वो आप सब जानते हैं 1885 से लेके 1905 तक का है। इस चरण को कहा जाता है एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी चरण। इसी को एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी चरण कहा जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस फर्स्ट फेज में, या ये जो 20 साल आपके सामने लिखे हैं, इन 20 सालों में क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस का उद्देश्य, स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उसी ने एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसी को नियुक्त किया था कि भारत के सारे जो सभ्य, शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सभी लोगों का, या जो डेलीगेट लोग हैं, उन सब लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए भारतीयों के खिलाफ। लेकिन आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के जब सेशंस होने शुरू हुए तो उसमें कांग्रेस में इतने सारे लोग शामिल हो गए, इतने सारे लोग सदस्य बन गए कि अब अंग्रेजों की ही वो क्या बन गई, गले की हड्डी बन गई। अंग्रेजों के लिए ही अब वो क्या बन चुका था, परेशानी की वजह बन चुकी थी। इस वजह से, और क्यों बन चुकी थी, हम सब जानते हैं। कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग काम किया करते थे, एक जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे और एक गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे। जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो लोग अंग्रेजों की शासन और न्याय व्यवस्था पर बिलीव किया करते थे और प्रार्थना पत्रों से, रिक्वेस्ट करके ही अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाया करते थे, उनसे प्रार्थना किया करते थे। बिल्कुल यही कारण हुआ कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस में, या कांग्रेस से पहले आईएन या इंडियन नेशनल वर्ड जोड़ दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो हम सब जानते हैं 1892 में पूर्ण रूप से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाई, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाई। अभी तक तो ये केवल और केवल डेलीगेट लोगों का ग्रुप था, लेकिन अब ये राजनीतिक दल या एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आ चुका था। और इसके जितने भी सदस्य थे, चाहे वो नरमपंथी विचारधारा के लोग हो, चाहे वो गर्मपंथी विचारधारा के लोग हो, अब वो अंग्रेजों से मांग कर रहे थे, अब वो अंग्रेजों से चाह रहे थे कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जो इंडियन पॉलिटी है, या जो अंग्रेजों का प्रशासन है, अब उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, या अब उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी जो क्या है सुनिश्चित कर दी जाए। ये अंग्रेजों ने इस बात की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि अंग्रेज तो यही समझ रहे थे कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है, जो लोग लंदन में जाकर पढ़ाई करके आए हैं, ये लोग तो हमारी ही विचारधारा के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, जागृत हो रही थी। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसका फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ही क्या था कि जो उसका एक निश्चित लक्ष्य हमारे पास नहीं था, एम नहीं था। सारी सारी जगहों पर लोग अपने अपने लक्ष्य और अपने अपने उद्देश्यों के लिए विद्रोह कर रहे थे, लेकिन किसी के भी अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी। लेकिन यही वो 20 साल का समय रहा जिसमें हमारे देश में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जागी, नेशनलिज्म जागा। जब हम लोगों ने इस चीज से अलग सोचने की कोशिश की, अभी तक तो हम केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हीं चीजों में क्या थे, डिवाइडेड थे और इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि हमारे लोगों के अंदर, या इसके जो मेंबर्स थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। इसलिए कांग्रेस ने मांग कर दी कि हमें भी भारत की राज्य व्यवस्था में भागीदारी चाहिए। इसीलिए यही कारण रहा कि 1892 में कांग्रेस की कुछ मांगों को एक्सेप्ट करते हुए ही ब्रिटेन से बनाकर भेजा गया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। और ये भारतीय परिषद अधिनियम क्या था और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी, और जब पॉलिटी की इनिशियल क्लासेस में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई 1892 में ही पहली बार निर्वाचन या इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया और भारतीयों को भी बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। हालांकि उन्हें बजट पर वोट करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो कहीं ना कहीं पहली बार, उसमें कुछ ऐसे लॉज बने थे, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो भारतीयों के फेवर में थे, जो कहीं ना कहीं भारतीयों को सेटिस्फाई करने के लिए थे। लेकिन हम सब जानते हैं सिर्फ इतना अंग्रेजों के द्वारा करना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हम तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें तो सीधा सीधा क्या चाहिए थी, अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी चाहिए थी भारतीय राज्य व्यवस्था में। इसीलिए ध्यान रखेंगे, प्रथम चरण में ही या एरा ऑफ लिबरल्स में ही धीरे धीरे हमारे देश में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जागृत हुई। और अगर आपसे पूछे कि भारत में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का सबसे पहला काम या सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया गया, तो ये श्रेय किसे जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। मैंने आपको बताया था
कि जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण 3 लोग थे, लाल, बाल और पाल, जिसमें पंजाब से नेतृत्व किया करते थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से नेतृत्व किया करते थे बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से नेतृत्व किया करते थे विपिन चंद्रपाल। इसीलिए ये तीनों के तीनों लोग हम सब जानते हैं किस नाम से प्रसिद्ध हैं, ये कहलाते हैं लाल, बाल और पाल। और ध्यान रखेंगे, भारतीयों में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने की जो शुरुआत थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने ही 1884 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल या गणपति महोत्सव मनाने की शुरुआत करवाई। गणपति महोत्सव क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंग्रेज हम लोगों को संगठित नहीं होने दिया करते थे। लेकिन गणपति फेस्टिवल या गणपति महोत्सव ये एक ऐसा उत्सव था जिसके बहाने सारे के सारे लोग एकजुट हुआ करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। इस वजह से शुरुआत हुई थी गणपति फेस्टिवल की। और आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे बड़े त्योहारों में से एक गणपति फेस्टिवल, गणपति महोत्सव होता है, जो आज भी मनाया जाता है। हालांकि अब तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, महाराष्ट्र से हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा 1886 में शुरू किया गया शिवाजी फेस्टिवल या शिवाजी महोत्सव। ये 2 ऐसे आयोजन थे जिसकी वजह से लोग एकत्रित हुआ करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये सारी की सारी चीजें डिसाइड किया करते थे। इसके अलावा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा शब्द दिया गया स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे शब्द और जो नारे थे ये भी किसके द्वारा सुझाए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा सुझाए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, और वो क्या थी, जब 1899 से 1905 तक भारत का वाइस रॉय बनकर आया, भारत का सबसे बदनाम वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड कर्जन की नीतियां थी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया कांग्रेसियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का। हालांकि अभी तक तो जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था से सेटिस्फाइड थे, उसमें पूरा भरोसा रखते थे। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आया तो इसी ने सबसे पहले कांग्रेस को क्या कहा, गंदी चीज और देशद्रोही संगठन। लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनके भावनाओं को ठेस पहुंची। और इसने भी एक बड़ा काम किया हम भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जागृत करने का। इसके अलावा आप सब जानते हैं 1904 में लॉर्ड कर्जन के ही समय में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप सब जानते हैं 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन। ये ऐसी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसकी वजह से हम लोग बेहद क्रोधित हुए, बेहद नाराज हुए। किससे, अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स से। क्योंकि हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर से राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया था, पार्टीशन किया था। और ये घिनौना काम किसके द्वारा किया गया था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड कर्जन ने सीधा सीधा ये तर्क दिया था, क्योंकि बंगाल प्रांत, बंगाल राज्य इतना बड़ा है, इतना ज्यादा विस्तृत है कि वहां पर प्रशासन चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में भी क्या होती है, दिक्कत या प्रॉब्लम। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन असल में अगर हम बात करें तो हमारे बीच में धार्मिक रूप से फूट डलवाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल को इस तरीके से बांटा गया था कि एक बंगाल वो था जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना थी, और एक वो बंगाल बनाया गया था जिसमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 3 गुना थी। इसके अलावा भारत के बाहर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जिसकी वजह से हम लोगों को भी प्रेरणा मिली थी कि हम लोग भी अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करके आजादी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इजिप्ट या मिस्र, इसके अलावा पर्शिया या फारस और टर्की या तुर्की को स्वतंत्रता संघर्ष में सफलता मिली थी। इसके अलावा 1896 में अफ्रीका द्वारा इटली की पराजय और द डिफीट ऑफ इटली बाय अफ्रीका इन 1896। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना 1905 में जापान द्वारा रूस पराजित, जापान ने रूस को पराजित किया था। कहने का मतलब केवल और केवल हमारे देश के अंदर की ही जो घटनाएं थी, केवल उन्होंने ही हमारे अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का काम नहीं किया था। कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो देश के बाहर चल रही थी, जैसे मिस्र, फारस और तुर्की को अपने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में, अपने अपने स्वतंत्रता संघर्षों में सफलताएं मिली थी। अरे यार, एक तो मानते ही नहीं है। दूसरी तरफ 1896 में अफ्रीका ने इटली को पराजित कर दिया था, जो एक बड़ा उलटफेर था। और सबसे बड़ा उलटफेर यहां पर जापान ने कर दिया था, जब जापान ने 1905 में रूस को पराजित कर दिया था। और ध्यान रखेंगे, ये सारी की सारी वो घटनाएं हुई, ये सारी की सारी वो चीजें हुई जिन्होंने
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट का दूसरा फेज या द्वितीय चरण क्या किया, तैयार किया, जिसको हम क्या कहते हैं, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट या राष्ट्रीय या उग्र राष्ट्रवाद का फेज जो चरण रहा वो 1905 के ही बाद रहा। लेकिन क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसीलिए बंगाल का विभाजन होने की वजह से ही हमारे देश में जो क्रांतिकारी संगठन थे, जो क्रांतिकारी थे, वो भी धीरे धीरे क्या हुए, सक्रिय हुए। कहने का मतलब एक तरफ तो हम सेकंड फेज में क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसी के कंटेम्प्रेरी या फिर उसी के समकालीन हम क्या पढ़ेंगे, क्रांतिकारी चरण पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेकंड फेज की। लिख लीजिए सेकंड फेज या द्वितीय चरण, जिसमें हम बात करेंगे 1905 से लेके 1919 तक की घटनाओं के बारे में, और ध्यान रखेंगे इसी को क्या कहा जाएगा, इसको आप कह सकते हैं एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण। और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आप सब जानते हैं सेकंड फेज या ये जो द्वितीय चरण है ये 1905 से शुरू होता है, और इसमें सबसे पहले ही जो हम महत्वपूर्ण घटना पढ़ते हैं, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन। और आप सब जानते हैं बंगाल के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज्यादा किसकी रही, लॉर्ड कर्जन की, जो उस समय का भारत का वायसराय था। और अगर हम बात करें बंगाल राज्य के बारे में तो आप सब जानते हैं इसमें शामिल था आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का उड़ीसा प्रांत, आज का बिहार प्रांत। ये सारी की सारी वो चीजें थी, वो जगहें थी जो किसमें शामिल थे, बंगाल में शामिल थे। हालांकि आप सब जानते हैं इसमें पहले असम भी शामिल हुआ करता था, लेकिन 1874 में असम बंगाल से अलग हो चुका था, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं किसको, असम को। और अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें और राष्ट्रवाद की भावना की बात करें तो वो सबसे ज्यादा ही जागृत हो रही थी, सबसे ज्यादा ही बढ़ रही थी कहां पर, बंगाल में। और अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर बंगाल के लोगों के अंदर नेशनलिज्म या जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ी तो हमें इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेफिनेटली उस समय की अगर हम बात करें तो जो बंगाल था वो सबसे महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी अंग्रेजों के लिए। और आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश सरकार की अगर हम राजधानी की भी बात करें तो वो भी कहां पर हुआ करती थी, बंगाल के ही कलकत्ता में हुआ करती थी। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, या फूट डालो और शासन करो, और उसी के तहत बंगाल का विभाजन करने का क्या किया, डिसाइड किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि ये जो बंगाल प्रांत है ये इतना ज्यादा विस्तृत और ये इतना ज्यादा बड़ा है कि यहां पर सुचारू रूप से या पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना या प्रशासन चलाने में क्या है, बहुत ज्यादा परेशानी है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवाने के लिए या हम लोगों को धार्मिक रूप से डिवाइड करने के ही लिए क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आप ध्यान रखेंगे, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। जैसे ही 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय किया गया और उसकी घोषणा की गई तो हम सब जानते हैं इसी के विरोध में एक बैठक हुई जो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। और ध्यान रखेंगे इसी मीटिंग में बाइकॉट या बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन हम सब जानते हैं जो बंगाल का विभाजन था वो अप्लाई कर दिया गया कब से, 16 अगस्त 1905 से। सोलह अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं इसी के प्रोटेस्ट में, इसी के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर क्या बांधी, राखी बांधी। लोगों ने वंदे मातरम के गीत गाए और हम सब जानते हैं इसी के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया सॉन्ग गीत अमार सोनार बांग्ला। और हम सब जानते हैं यही अमार सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है। और हम सब जानते हैं इसको लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश का आज नेशनल एंथम ही क्या है, हमारा सोनार बांग्ला। कब से भाई? जब से बांग्लादेश बना। एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है बांग्लादेश कब बना था, कब पूछा गया था? तब पूछा गया था जब भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या भूमि सीमा समझौता हुआ था। बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ है, आप जानते हैं, और तभी से ये बांग्लादेश का क्या है, नेशनल एंथम है। इसके बाद आप सब जानते हैं अगली जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, वो हुआ 1906 में। लिख लीजिए, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, या कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ। एक आदमी कह रहा है बंगाल में शोक क्यों मनाया गया? अरे भाई, पूरी की पूरी कहानी बता दी तेरे को, है ना? और अब तू पूछ रहा है कि बंगाल में शोक क्यों मनाया गया। मैंने बताया ना, बंगाल विभाजन का उद्देश्य था बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना और हिंदू और मुसलमानों को आपस में भिड़वाना, डिवाइड करना। और ये जो मंसूबे थे अंग्रेजों के, हमें समझ में आ गए थे, इसलिए हमने शोक दिवस मनाया था कि बंगाल को गलत कारणों की वजह से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद 1906 में कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन में नरमपंथी विचारधारा और गरमपंथी विचारधारा के जो दोनों के दोनों लोग थे, उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया। और वो जो डिस्प्यूट था और वो जो विवाद था, वो इस बात को लेकर था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे। नरमपंथी विचारधारा के लोग कह रहे थे कि नरमपंथियों में से ही एक व्यक्ति को इसकी अध्यक्षता दी जाए, या इसकी अध्यक्षता नरमपंथी विचारधारा के करें, जो कौन, जिसका किसका नाम नामांकित हो रहा था, रासबिहारी घोष का। लेकिन दूसरी तरफ जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, वो चाहते थे कि इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक करें। और जब वहां पर वाद विवाद बढ़ा, तो ध्यान रखेंगे, इस विवाद को खत्म करने के लिए इस अधिवेशन का अध्यक्ष भारत के पितामह दादा भाई नेहरू जी को बना दिया गया, और वो सारा का सारा डिस्प्यूट खत्म कर दिया गया, क्योंकि सारे के सारे लोग दादा भाई नेहरू जी का सम्मान किया करते थे। और जब उन्हें नामांकित कर दिया गया इसकी अध्यक्षता करने के लिए, तो फिर जो विवाद था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और हम सब जानते हैं इसी कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में ही दादा भाई नेहरू जी के ही द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का जिक्र किया गया। इसके बाद हम सब जानते हैं अगली महत्वपूर्ण घटना 1906 में ही हुई। लिख लीजिएगा, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना। क्योंकि अरे भाई, आप तो तिलक बताए थे सर, उदयवीर की सुई वहीं अटकी हुई है। अरे मेरे भाई, 1874 अगर मैंने लिखा है ना, दैट इज 1874। 74 की जगह 84 अगर मैंने बोल दिया, तो उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तेरा कोई ध्यान ही नहीं है, तेरी सुई वहीं पर अटक गई, ठीक है ना? और तू बस वही मैसेज करे जा रहा है, तब से तूने 56 बार मैसेज कर दिया। भाई अगर मैंने 1874 लिखा है और गलती से 84 बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना, तू यहाँ पर 10 बार मैसेज करके पूछ रहा है, यार तू खुद से चेक कर ले, है ना? अगर मैं गलत हूं तो उसको ठीक कर ले, इसमें तो कोई वाद विवाद वाली बात ही नहीं है। लेकिन नहीं, वो जो कीड़ा है वो मचलता रहेगा हमेशा। जी चलिए, 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल का विभाजन, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवाने के लिए क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी के बाद ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में, या आगा खान के ही लीडरशिप में, एक ग्रुप, जो किसका ग्रुप था, मुसलमानों का, ये जाकर भारत के वाइसरॉय से मिले। और हम सब जानते हैं उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड मिंटो सेकंड। और आप ये भी जानते होंगे 1905 से 1910 तक भारत का वाइसरॉय कौन रहा था, लॉर्ड मिंटो सेकंड। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के ही नेतृत्व में एक ग्रुप, एक शिष्टमंडल जाकर लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिला। कहां पर यह सम्मेलन, कहां पर हुआ, शिमला में। और वहीं पर आगा खान के ही द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इनका कहना था कि आप भारत में मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दे दीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो उद्देश्य लॉर्ड कर्जन का था, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवाने का, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेज सफल हुए थे। और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के अंदर इनसिक्योरिटी इस बात को लेकर आ गई थी कि हम संख्या में बेहद कम है और हिंदूज बेहद ज्यादा। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि जब आने वाले समय में भारतीयों को भी राज्य व्यवस्था में भागीदारी मिलेगी तो उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी और मुसलमानों की संख्या शायद ना के बराबर हो या बहुत ही कम हो। इसीलिए एक ग्रुप जाकर आगा खान के नेतृत्व में शिमला में मिला लॉर्ड मिंटो सेकंड से। और इसके बाद क्या हुआ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को ही ढाका के नवाब, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सलीमुल्लाह खान के नाम से,
इसीलिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक आयोजन किया गया एक बैठक का, जो किसके नेतृत्व में हो रही थी? सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। और ये सलीमुल्लाह खान ही कौन है? ये ढाका के नवाब हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं इसी बैठक में, इसी मीटिंग में ऑल इंडिया या अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सवाल सिंपल से बनते हैं, या तो आपसे पूछेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी, तो भाई साहब ढाका में हुई थी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? वो द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। तो ध्यान रखेंगे आधी जगहों पर आगा खान लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि शुरुआत आगा खान ने की थी। आधी जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा सलीमुल्लाह खान। एग्जाम में गलती से क्वेश्चन पूछ ले, ऑप्शन दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपको आगा खान भी ऑप्शन में मिल सकता है, सलीमुल्लाह खान भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना मत दूं, अगर मैं आंसर करूं, तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आगा खान को जाएगी, और फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको जाएगी? सलीमुल्लाह खान को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर आंसर कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई, लिख लीजिएगा, वो था 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत सेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन या कांग्रेस का विघटन। एक बार फिर से भाई, पहले कलकत्ता अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में मतभेद हुए अध्यक्षता को लेकर, लेकिन वो मतभेद उस समय केवल शांत करा दिया गया था, क्योंकि अध्यक्ष बना दिया गया था दादा भाई नौरोजी को। लेकिन यही विवाद एक बार फिर से 1907 में उठा, जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ या सूरत सेशन हुआ। और ध्यान रखेंगे उदयवीर की सुई फिर से वहीं अटक गई। दोनों हो तो उदयवीर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला या क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति होगा, वो आपकी तरह गधा नहीं होगा, उसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस आगा खान को जाएगी, फिर सेकंड सलीमुल्लाह खान को। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो जो तेरा मन करे वो आंसर कर दियो, क्योंकि तुम्हारे आगे जितनी मर्जी बीन बजाती जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात तय है। तो मेरे हिसाब से आगा खान आंसर करेंगे, या फिर जिस ग्रंथ से पढ़ते हो या जिस महान गुरु से पढ़े हो उसकी बात मान लीजिएगा, खत्म बात। 1907 में एक बार फिर से नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के लोगों के बीच में क्या हुई? डिस्प्यूट हुआ, मतभेद हुआ एक बार फिर से ही अध्यक्षता को लेकर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं पर आप सब जानते हैं जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई, और जो सूरत अधिवेशन था उसे स्थगित कर दिया गया। और हम सब जानते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, और इसकी अध्यक्षता नरम दल के ही रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। ये हम पहले भी सेशन में लिख चुके हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना 1909 ईस्वी में भारत भेजा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये हमने पॉलिटी की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में भी पढ़ा है। ये दो प्रतिनिधियों के नाम से भेजा गया। और ध्यान रखेंगे उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले हुआ करता था वो भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और उस समय भारत का वाइसराय आप जानते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड था। इन्हीं दोनों के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम भेजा गया। लेकिन ध्यान रखेंगे इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भेजा गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा? हिंदू और मुसलमानों के बीच में और फूट डलवाने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल एक बार फिर किया गया। और ध्यान रखेंगे वही घिनौना काम अंग्रेजों ने किया जिसकी मांग आगा खान अपने दल के साथ शिमला में करके आए थे। इसी के तहत मुसलमानों को भारत में अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया और मुसलमानों को मतदान के भी विशेष अधिकार प्रदान कर दिए गए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ही बीच में फूट डालने के लिए या दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए ही मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भेजा गया था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया है, क्योंकि भारत का सर्वनाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका ही किसने निभाई है? इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। व्हाट डिड हैपन इन सूरत सेशन? नालायक बताए तो सही, कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत सेशन में। इसके अलावा स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये प्रस्ताव पारित करवाए गए थे गरम दल के द्वारा। लेकिन ये सूरत सेशन ही क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो भूल जा भाई, स्थगित हो गया ना वो तो। इसके बाद इसके बाद 1911 में आप सब जानते हैं लगाया गया दिल्ली दरबार। क्यों लगाया गया? क्योंकि हम सब जानते हैं 1911 में ही ब्रिटेन का महाराज, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ अराइव्ड इन इंडिया। ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत की राजकीय यात्रा पर आया। पूरे के पूरे देश में इसके आने का विरोध किया गया, लेकिन हम सब जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा इसी के स्वागत में बंबई में बनवाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। तीसरा दिल्ली दरबार दिल्ली में लगाया गया। और आप सब जानते हैं 12 दिसंबर 1911 को ही दो महत्वपूर्ण घोषणाएं जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। सबसे पहला
कैंसिलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन इसी के तहत रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन इसी के तहत रद्द कर दिया गया। और हम सब जानते हैं अंग्रेजों की या भारत की नई प्रशासनिक राजधानी, भारत की नई प्रशासनिक राजधानी दिल्ली को घोषित कर दिया गया। और आप सब जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब है? 1912 से। 1911 में घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी 1912 से है। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। हाँ, लेकिन एक और चीज ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण, बंगाल का विभाजन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इसे बिहार और उड़ीसा अलग भी कर दिया गया। तो आप सब जानते हैं 1912 से, या आप लोग तो लकीर के फकीर हैं, पूरा लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिस समय जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था, उस समय भारत की अधिकांश जगहें सूखा और अकाल से ग्रस्त थे और यहाँ पर तेजी से लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसीलिए विरोध किया जा रहा था कि एक तरफ जहां पर भारत के लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज पंचम के स्वागत में फिजूल खर्ची की जा रही है, दिल्ली में दूध की नदियां बहाई जा रही है। इसीलिए जब जॉर्ज पंचम भारत में आया तो इसका विरोध किया गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो उस समय भारत का वाइसरॉय जो 1910 से 1916 तक रहा, वो हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसीलिए इसी के विरोध में भाई, क्योंकि ये सारा काम लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही करवाया गया था, इसीलिए 1912 में हुआ हार्डिंग बम कांड या हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। और हमारे ही एक क्रांतिकारी जिनका नाम था रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के ही द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, जिसमें बुरी तरीके से घायल हुआ। लॉर्ड हार्डिंग मरा नहीं था, बच गया था। हार्डिंग सेकंड बुरी तरीके से घायल हुआ था, लेकिन इसका ड्राइवर मारा गया था। ये हार्डिंग बम कांड या हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के चांदनी चौक में अपने पूरे परिवार के साथ लॉर्ड हार्डिंग जब यात्रा पर निकल रहा था तो हमारे ही एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के द्वारा इस पर बम फेंका गया था। यह हार्डिंग बम कांड के नाम से प्रसिद्ध है। वाह, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि ये जरूर सवाल पूछा जाएगा कि रास बिहारी बोस तो नरम दल के थे। अबे नालायक, वो रास बिहारी घोष है। रास बिहारी घोष लिखा था, बोस नहीं लिखा था। रास बिहारी घोष अलग है, रास बिहारी बोस अलग है। चलिए कहानी को यहीं पर रोकेंगे, कल इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।